हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करने वाले हैं। आपके पेपर में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय वाले, और भी 2 अंक का होता है एक प्रश्न। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी अति लघु प्रश्न बताने वाले हैं उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं, यानी कई पेपर में इन प्रश्नों में प्रश्न आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो हमारा मोलरता को उदाहरण से समझाइए, यानी मोलरता लिखने के लिए आएगा। तो मोलरता क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसे क्या करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो याद रहेगा कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में उपस्थित घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। अगर बात करें क्या किसकी बात करें उसके फॉर्मूले की, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पढ़ा हमने कि में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होती है, यानी होती है एन। तो एन बराबर क्या पढ़ा आपने, W/m होता है। ठीक है, लेकिन वो किस में घुले हैं कि वो बात कर रहे हैं किसमें, लीटर में। तो इसको हमको मिलीलीटर में बना लें तो क्या करें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB मान लेते हैं। WB किसको मान लेते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा को, और MB उस विलेय पदार्थ का क्या मान लेते हैं, हम अणुभार मान लेते हैं। और उसको अगर हम क्या लिखते हैं कि 1000 लीटर में आयतन है, तो इसको मिलीलीटर में बनाया, तो हमने क्या किया, इसमें 1000 से भाग देते हैं, यानी जो आयतन है वो किस में है, लीटर में है। इसको मिलीलीटर में बनाने की क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो ये भाग कहाँ चला जाता है, बटे के उस पर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हो। जहाँ WB क्या होगी, विलेय पदार्थ की मात्रा हो जाएगी। WB विलेय पदार्थ की मात्रा होगी, और MB होगा उस विलेय पदार्थ का क्या हो जाएगा, अणुभार होगा। ठीक है, और V क्या होगा, उसका आयतन में मात्रा होगी। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर ऐसे ही इसकी इकाई यानी मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या होता है, इसका मोल प्रति लीटर होता है। और अगर इसकी मोललता बोलते तो क्या करना है, किसी निश्चित ताप पर किसकी 1 किलोग्राम, या इसमें प्रति लीटर की जगह क्या लिखना है आपको, किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो विलयन में घुलित विलेय पदार्थ की मोलों की मात्रा क्या कहलाती है, उस विलयन की मोललता कहलाएगी। तो मोललता के लिए आप केवल फॉर्मूला क्या हो जाता है, वही स्मॉल m से प्रदर्शित कर सकते हैं। WB/MB हो जाएगा, यानी मोलों की संख्या, और बटे किसमें, ग्राम में आयतन हो जाएगा फिर उसका। तो इसे हम कैपिटल W मान लेते हैं, और ये ग्राम में तो मोललता के लिए हो जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है, मोलरता मोललता, दोनों को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर प्रश्न आ जाता है कि मूल प्रभाज। अब मूल प्रभाज भी बहुत इंपॉर्टेंट, 3 प्रश्न इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट इनसे न्यूमेरिकली बनते हैं, और इनको भी तैयार करना है। और साथ में ये जैसे अमूल प्रभाज है, मूल प्रभाज से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बन जाती हैं। तो मूल प्रभाज क्या है कि 1 बिलियन, ऐसे समझ सकते हैं। मान लो क्या है कि कोई 1 बिलियन है, ठीक है, 1 बिलियन है। अब बिलियन में 2 चीज़ घुली हुई हैं, एक तो घुला है A और एक घुला क्या है B। अब A क्या है, कम मात्रा में है, और B क्या है, अधिक मात्रा में। तो जो कम मात्रा में से मान लिया हमने विलेय, और ये क्या हो गया, विलायक है। तो क्या कहे कि किसी विलयन में किसी घटक विशेष, यानी घटक विशेष का मूल प्रभाज क्या कहलाता है, उस विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक की मात्रा, विलेय या विलायक की मात्रा, उस विलयन में उपस्थित कुल विलायक यानी कुल विलयनों की मात्रा के अनुपात, यानी कुल विलयन की मूलों की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है, मूल प्रभाज कहा जाता है। जैसे देखेंगे कि 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, कोई भी एक घटक मान लीजिए, चाहे वो विलेय या विलायक, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के, इस विलयन में उपस्थित सभी घटक यानी A और B यानी विलेय और विलायक के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहा जाता है। इसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। अगर जैसे लिखें कैसे, तो मान लिया हम क्या बोलें कि विलेय का मूल प्रभाज, तो विलेय का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे X। विलेय के लिए हम क्या लिखें, A से, तो XA बराबर, तो क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, मूल प्रभाज, यानी Na/Na+B। ये विलेय का मूल प्रभाज हो जाए, मूलों की संख्या हो जाएगी, और यहाँ पर विलायक के मूलों की संख्या, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, कुल मूल प्रभाज कहलाएगा। ऐसे हम विलायक के लिए लिखना चाहें अगर, तो XB मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NB/Na+NB हो जाएगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, और यहाँ पर Na आप मान सकते हो। अगर हम Na लिखना चाहें तो इसकी मूलों की संख्या क्या होगी, NWA/Na
क्या हो जाएगा एम ए हो जाएगा, और एन बी की जगह आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी हो जाएगा, यानी उस पदार्थ का भार और अणु भार ए हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो इनकी जगह। ठीक है, फिर प्रश्न देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रति परासरण क्या है। तो यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु क्या हो जाता है अधिक सांद्रता वाले से विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इस क्रिया को क्या करते हैं व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे प्रतिकर यानी प्रति परासरण या व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। तो याद रहेगा। तो फिर अगला प्रश्न, विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग लिखने के लिए पूछे जाए, और प्रश्न अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी का भी आ जाए तो भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की पढ़ना है क्योंकि लॉन्ग में भी ये प्रश्न बनते हैं। तो दो अनुप्रयोग की बात करें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित करें। जैसे आपने देखा होगा कि जो आयरन है यानी लोहा है Fe है, वो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन से क्या करता है, CuSO4 के विलयन से क्या करता है कि Cu को अलग कर देता है, SO4 को अपने पास ले लेता है, यानी FeSO4 बन जाता है, Cu क्या होता है अलग विस्थापित कर देता है, तो ये पहला हो जाता है। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन के नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाता है अपचयन हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेरेस्ट समीकरण। एक आप खुद जानते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेरेस्ट समीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को नेरेस्ट समीकरण कहते हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोड विभव यानी E बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 क्या होता है 1 बटे उसी पदार्थ का सांद्रण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि E क्या होगा आपको पता है कि इलेक्ट्रोड विभव, E0 क्या होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, R क्या होगा यहाँ पर गैस नियतांक होगा, T परम ताप होता है, और F क्या होता है फैराडे नियतांक, जिसका एक फैराडे बराबर कितना होता है 46,500 कूलम प्रति जो होता है मोल हो जाता है इसका। तो N क्या होगा यहाँ पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो M+N वाला मान गया विलयन धातु की क्या होती है सक्रियता है सांद्रता हो जाती है उसकी। तो ये आप लिख सकते हो नेरेस्ट समीकरण ये हो जाएगा, 2 अंक में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न देखिए, अब प्रश्न क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए समीकरण की बात करें तो N2O अभिक्रिया क्या होगा N2 + O2। तो ये क्या होगा इसमें N2 क्या है इसको अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है क्या कहलाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर हम ऐसे यहाँ पर लिखना चाहें तो इसकी अब प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालने के लिए आए तो आपने पढ़ा होगा कि बराबर क्या होता है x/t निकाल होता है। तो वेग स्थिरांक का व्यंजक भी लिखने के लिए आ जाता है, इसका निर्धारण करने के लिए आएगा। तो लॉन्ग में आपके 5 अंक का भी पूछ लिया जाएगा। तो ठीक है, और साथ में ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा तो N2O2 में O5 क्या हो जाएगा +4 NO2 + O2 इसका समीकरण हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। इसके अगर वेग स्थिरांक की बात करें तो K बराबर 2.303/T log A/A - x ये क्या हो जाता है इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। K वेग स्थिरांक हो जाएगा, T समय होगा, लॉग समय A प्रारंभिक सांद्रता और ये A - x क्या होगी T समय बाद की सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा आपका कि तापीय गुणांक क्या है अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध बताइए। तो तापीय गुणांक क्या होता है तो किसी अभिक्रिया के 2 तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। साधारणतः ये 2 ताप 25 डिग्री सेल्सियस तथा 35 डिग्री सेल्सियस लिए जा सकते हैं। जैसे तापीय गुणांक क्या होगा कि 35 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग जो क्या होगा वेग स्थिरांक, और 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का अनुपात क्या कहलाता है। तो अगर हम तापीय गुणांक बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, यानी क्या होता है अभिक्रिया के वेग पर इसका संबंध होता है। तो अगर हम तापीय गुणांक को बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, ये हो जाता है संबंध। फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संकीर्ण ऊर्जा क्या है। 2024 में बन चुका है ये प्रश्न, इस साल ये रिपीट होने वाला है। तो देखिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध पार करके अभिकारक अणुओं को सक्रियत करने के लिए आवश्यक होती है, अर्थात जो सक्रियत अणु के विरचन यानी निर्माण के लिए आवश्यक होती है संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। इसे EA से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे तैयार कर लेना है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा संक्रमण
तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें डी उपकोष यानी n-1 डी आंशिक से पूर्ण होता है यानी भरा होता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें दीर्घावर्त सारणी में कहाँ पर 3 से 12 समूह में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है, अतः इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो एस तथा पी ब्लॉक के मध्य होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। कितने समूह में रखा गया है? 3 से 12 समूह में रखा गया है। अगर जिस कक्षक का डी उपकोष भरा हो उसे हम डी ब्लॉक पूर्ण भरा हो उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप इस वो पढ़ते हो डी ब्लॉक के तत्व के गुण, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी ऑक्सीकरण संख्या, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इनके गुण जरूर आते हैं। तो एक गुण तो मैं यहाँ पर लिख दिया है कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। तो संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। यह गुण एस तथा पी ब्लॉक के कक्षकों से भिन्नित होता है। संक्रमण तत्वों के यौगिकों और आयनों का रंगीन होना उनका एक विशिष्ट गुण है। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के n- कोष से डी उपकक्षक उपकोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात जिनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्राय रंगीन यौगिक बनाते हैं। यानी सीधी बात, जब ऐसे तत्व जिनकी जो ऐसे उपकोष जिनमें डी कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण भरे होते हैं, यानी पूरे भरे नहीं होते हैं, तो वे तत्व क्या कहलाते हैं? असल तत्व क्या दर्शाते हैं? रंगीन यौगिक या आयन दर्शाते हैं जिनके डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे आप देख सकते हो कि लैंथेनाइट आकुंचन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बनने वाला प्रश्न है। अगर 2 अंक पे पूछ लिया जाए तो केवल परिभाषा इसकी आ सकती है। तो परिभाषा क्या है लैंथेनाइट आकुंचन? तो लैंथेनम से ल्यूटियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं के समग्र ह्रास क्या कहलाता है? लैंथेनाइट आकुंचन कहलाता है। क्या हो जाएगा कि लैंथेनम से ल्यूटियम तक के तत्वों के परमाणु या आयनिक त्रिज्याओं में समग्र ह्रास क्या कहलाता है? लैंथेनाइट आकुंचन कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, लिगेंड क्या है? एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। देखो लिगेंड पूछ ले जाएंगे, ये तो एक दंती द्विदंती, लेकिन उसके सभी प्रकार पूछ लिए जा सकते हैं, तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना है। तो लिगेंड क्या होते हैं? अणु या आयन जो कि संकुलों में धातु से जुड़े होते हैं, संलग्नीय लिगेंड कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पर CN मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने देखा CN6, तो क्या होगा? जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। तो अणु या आयन जो संकुलों में धातु से जुड़े होते हैं, यानी कोबाल्ट धातु है यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाता है? ये लिगेंड कहलाता है। इसे हम संलग्नी भी, पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि संलग्नी क्या है, तब भी लिगेंड ही लिखना है आपके लिए। तो पहले एक दंती लिगेंड जानते हैं, तो जी क्या होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो तो एक दंती लिगेंड कहलाते हैं, यानी वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है और इसी कारण वे केंद्रीय धातु आयन से केवल एक ही ओर समन्वय कर सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उपसंयोजी बंध का निर्माण कर सके, तो क्या कहलाते हैं? एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, NH, H2O आदि सब क्या कहलाते हैं? एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। द्विदंती लिगेंड की इसकी परिभाषा उल्टा कर दो कि वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे कर देना है, और क्या कहलाएगा? एथिल डाइअमीन इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। समन्वय संख्या या जिसको हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या होती है? उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसह संयोजी अवंधों की संख्या धातु की उपसह समन्वय संख्या अथवा उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे आप दिखते हैं यहाँ पर Ni है, निकल है, इसमें SnCl, तो लिगेंडों के साथ जो संख्या जुड़ी है वही क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहती है। अगर हम बात करें यहाँ पर Ni यानी निकल की, तो Ni निकल की क्या हुई? तो इसमें Cn के पास कितने? 4 कार्बन, जो 4 संख्या जुड़ी है वे क्या कहलाती है? उपसह संयोजन। तो निकल की समन्वय संख्या यानी Ni की समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है? लिगेंड की दंतुकता पर निर्भर करती है। लिगेंड क्या है? यहाँ पर एक दंती लिगेंड है, तो इसकी 1 गुणे क्या हो जाएगी? इसकी जो यहाँ पर जो संख्या है उपसह संयोजन संख्या, उसका इसमें गुणा हो जाता है, तो दंतुकता पर निर्भर करती है। तो एक दंती होगा तो ठीक है, तो यहाँ पर Cn एक दंती है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 4 समन्वय संख्या निकल कर आ जाएगी, और किसकी? निकल की समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट पे अगर पेपर में लिखने किया तो आप आराम से यहीं देख सकते हो। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी? 4 विकल्प में से प्रश्न बन जाते हैं, पूछ लिया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए एक और है कि
एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को स्पष्ट कीजिए, यानी EAN को स्पष्ट करने के लिए आता है। तो देखना है कि लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN कहलाती है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए? तो एक फॉर्मूला है कि केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, फिर उसमें माइनस उसकी वस्तु की यानी उस वस्तु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें पता होना चाहिए। फिर प्लस होता है प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या, उनकी उपसय संयोजन संख्या पता होना चाहिए। तो आइए हम जैसे कोबाल्ट की निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है? 27 है। तो ये एक बात पूरी हुई। अब उसका ऑक्सीकरण संख्या का पता होना चाहिए। तो इसकी ज़्यादातर ये 2 या 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो इसकी क्या हो गई? 3 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। फिर हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा? 2 गुणे समन्वय संख्या, जैसे मैंने बताया था कि NH3 यानी एक दंती लिगेंड है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6, तो 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपकी कुछ ए निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाएगी? 36 निकल कर कुछ आ जाएगी। तो याद रहेगा, ऐसे कर सकते हैं आप। फिर देखिए आप, जैसे यहाँ पर अब पूछा गया है कि उपसय संयोजन में आयनन समवायवता को उदाहरण सहित समझाइए। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आयनन समवायवता। ठीक है, तो आयनन समवायवता की बात करें तो क्या होती है? वे संकुल यौगिक जिनमें आणविक सूत्र समान होता है किंतु जो जलीय विलयन में आयनित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के आयनन उत्पन्न करते हैं, आयनन कहलाते हैं वे। और तथा इस प्रकार की समवायवता क्या कहती है? आयनन समवायवता कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा है कि आप CONH3 और BrSO4, इसका उल्टा क्या होगा कि BSO4 अंदर आ गया, ये बाहर चला गया। अब नाम बदल जाएंगे, स्थान बदल गए, तो क्या कहलाएगी? एक आयनन समवायवता हुई, यानी आयनों में यहाँ पर परिवर्तन कर दिया और संख्या में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, समवायवता का मतलब ही होता है परिवर्तन की। ठीक है, परिवर्तन करना समवायवता कहलाता है किसी चीज़ में। तो अगला देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेलो एल्केन की एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 आ जाएगी। तो सबसे सिंपल परिभाषा समझिए किसकी? तो क्या होती है? हेलो एल्केन की एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल में होती है। किनके द्वारा होती है? जल, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल यानी ध्रुवीय विलायकों द्वारा होती है। जैसे कि दे रहे हैं कि टी ब्यूटेल यानी टसेरी यानी तृतीयक ब्यूटेल ब्रोमाइड तथा OH आयन की क्रिया से तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल का निर्माण SN1 अभिक्रिया है। जैसे देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है? तृतीयक ब्रोमाइड है प्राथमिक, जो Br किससे किस कार्बन से जुड़ा है? तीसरे कार्बन से, यानी तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शियरी कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम तृतीयक ब्रोमाइड यानी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड कहेंगे। और OH क्या करेगा? इसके Br को क्या कर देगा? हटा देगा और कुछ उसकी जगह ले लेगा और Br कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यह क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 में। पहला पद में क्या होगा? हमें आयन को अलग करना है, यानी जो Br है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से टूटेगा और Br अलग हो जाएगा और केवल क्या बनेगा? तृतीयक ब्यूटेल बच जाएगा। अब तृतीयक ब्यूटेल के साथ किसकी? OH जुड़ेगा, तो ये तीव्र गति से होगी और क्या बनेगा? जो आपका तृतीयक ब्यूटेल एल्कोहल बन जाएगा। इसलिए इसे हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एक प्रश्न और मैं यहाँ पर जो मैंने इसमें रख दिया था, इस प्रश्न को देख लेना है कि फ्रेयॉन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेयॉन। तो फ्रेयॉन क्या कहता है? तो देखिए फ्रेयॉन क्या है? मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयॉन कहते हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरो हो जाएगा कि नहीं, CF2Cl हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? सबके फ्रेयॉन कहलाते हैं। जैसे फ्रेयॉन 12 का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी रेफ्रिजरेटर और आपकी जो फ्रिज होती है रेफ्रिजरेटर है, और वातानुकूलन के प्रशीतक यानी AC के रूप में तथा एरोसेल व प्रणोदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 2024 वाला प्रश्न है कि फिनोल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उल्लेख करने के लिए पूछ लिया गया था। तो क्या कि सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन से क्या हो जाएगा? सेलुल आदि औषधियों के निर्माण में, कीटाणुनाशक के रूप में, पिक्रिक अम्ल, फेनोप्थेलिन और साइक्लोहेक्सेनॉल तथा बेकेलाइट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है कि मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और फिनोल क्या है? इन सभी का एक संरचना सूत्र दीजिए। तो मोनोहाइड्रिक
फिनोल में एक OH समूह होता है, डाईहाइड्रिक में 2 होते हैं, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH समूह होते हैं। नहीं, इसको हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर बांटा गया है। अगर एक हाइड्रोक्सिल समूह है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो संरचना देखिए, एक OH है मोनो फिनोल हो जाएगा, 2 है तो बेंजीन 1,2 डाईओल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है ट्राई, यानी 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाएगा। ठीक है, बेंजीन कह सकते हैं आप। तो फिर अगला प्रश्न है यूरोट्रोपिन क्या है, इसके में बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यूरोट्रोपिन क्या है, तो यूरोट्रोपिन को हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहते हैं। यह एक फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया यानी अमोनियम के साथ अभिक्रिया करके तैयार किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाया जाता है और साथ में जल बनता है। याद रहेगा, लिख लेना इसके लिए। फिर क्या, एथिल एमीन जल में विलेय है, एनिलीन नहीं, क्यों? तो एथिल एमीन जल के अणुओं के साथ H यानी हाइड्रोजन आवन बनाने के कारण जल में विलेय होता है, लेकिन एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन आवन ना बनाने के कारण जल में अविलेय हो जाता है। इसको ध्यान रखना। फिर अगला देखिए, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? तो विषम चक्रीय कार्बनिक क्षारक तथा शर्करा के युग्मन से न्यूक्लियोसाइड के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको आप समझते हो कि RNA में उपस्थित 4 क्षारकों के नाम बताना है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइम यानी यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि थाइमिन इसमें नहीं पाया जाता है। फिर क्या है, RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है जिसमें नाइट्रोजनी क्षारक जैसे एडेनिन, देखा हमने कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन यूरेसिल पाया जाता है। और साथ में क्या होता है, इसमें बीटा डी राइबोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल होते हैं। एक क्या होता है, एकल रज्जुक होता है तथा प्रोटीन निर्माण अर्थात संश्लेषण में भाग लेता है। कुछ विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ का भी कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मौलिक परीक्षण, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहेंगे। मौलिक परीक्षण यानी कार्बोहाइड्रेट की पहचान करते हैं जिससे। तो यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। यह एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml यानी मिलीलीटर अल्फा नेप्थेलोन का एल्कोहलीय विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बन जाता है। तो वो क्या कहलाता है, बनता है, तो वो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो वो इसकी इससे पहचान हो जाती है। तो इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।